नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिवाइंड यूट्यूब चैनल के एक न्यू लेक्चर में। आप रक्षाबंधन वंदन मना के आ चुके होंगे, तो बिलेटेड शुभकामनाएं उसकी। और आज हमारा टॉपिक है ब्रिक। हमने सीमेंट ख़त्म कर लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक। तो ब्रिक की हम कंपोजिशन देखेंगे और उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, मतलब ब्रिक को बनाते कैसे हैं, और फिर ब्रिक में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, मतलब उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या होनी चाहिए और ऐसी चीज़ें क्या होनी चाहिए, हम देखेंगे उसको। तो ब्रिक की कंपोजिशन के लिए एक सिंपल सा शॉर्ट सा वो है ट्रिक है, वो क्या है, सलीम। तो ब्रिक में क्या होता है, ब्रिक में होता है सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है और मैग्नीशिया होता है। सिलिका आपका होता है 50 to 60% के बीच में। सिलिका आपका 50 to 60% के बीच में होता है। ये आपका बॉडी बनाता है, मतलब ब्रिक की जो बॉडी होती है उस बॉडी को फॉर्म करने में सिलिका का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान होता है। सिलिका 50 to 60% के बीच में होता है। ये आपका प्रिवेंट करता है क्रैकिंग और श्रिंकेज और वार्पिंग को। क्रैकिंग, श्रिंकेज, वार्पिंग को प्रिवेंट करता है और आपका इम्पार्ट करता है यूनिफॉर्म शेप और साइज को। अब सिलिका मिलेगा कैसे? सिलिका मिलेगा आपका क्ले या सिल्ट से। क्ले या सिल्ट से सिलिका मिलेगा, तो आपका सिलिका जो क्ले या सिल्ट कंटेंट आपका ब्रिक अर्थ में होना चाहिए वो कम से कम आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए। सिलिका आपका हो गया, आप सिलिका मतलब हो गया 50 to 60% के बीच में होना चाहिए। प्रिवेंट करता है क्रैकिंग, श्रिंकेज और वार्पिंग को और इम्पार्ट करता है आपका यूनिफॉर्म शेप और साइज को। और यदि ये एक्सेस में हो जाए, सिलिका यदि एक्सेस में हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, कोहेजन डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्रिक आपका ब्रिटल बन जाता है। ब्रिक ब्रिटल बन जाता है, ठीक है। कोहेजन डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्रिक ब्रिटल बन जाता है सिलिका के एक्सेस में। दूसरा आपका है एल्यूमिना। एल्यूमिना आपका प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। ये 20 to 30% के बीच में होता है और ये प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। ये यदि एक्सेस में हुआ तो क्या होता है, क्रैकिंग, श्रिंकेज और वार्पिंग हो सकता है। श्रिंकेज, क्रैकिंग और वार्पिंग हो सकता है यदि एक्सेस में हुआ तो। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है जब आप बर्न करोगे उसको, यदि एक्सेस में यदि है तो आप जब बर्न करोगे उसको तो वो फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और फिर इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा। तो ये हो गया एल्यूमिना का। तीसरा सिलिका और एल्यूमिना, यही हमें डिजायर्ड थे। सिलिका और एल्यूमिना ही डिजायर्ड थे। इसके अलावा जो आ रहे हैं आपके, लाइम आ रहा है, ऑक्साइड ऑफ आयरन आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रहा है, या इसके अलावा कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट आते हैं जैसे कि लाइम, आयरन पायराइट, एल्कली, ऑर्गेनिक मैटर, स्टोन और पेबल, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे आपके जो आते हैं, ये सारे ही उस ब्रिक अर्थ में ही होते हैं। तो इसको हमें लिमिट करके रखना होता है। इसको बस, ये सारे ही हार्मफुल इंग्रेडिएंट का तरह एक्ट कर रहे हैं, इसको हम बस हमें लिमिट करके रखना है, क्योंकि सारा का सारा हम तो जीरो नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको लिमिट करना है। तो लाइम को हमें लिमिट कैसे करना है? लाइम को हमें लिमिट करना 4 to 5% के बीच में। ये प्रिवेंट करता है आपका श्रिंकेज। ये मतलब छोटा मोटा प्रॉपर्टी भी दे देंगे। प्रिवेंट करता श्रिंकेज और फ्लक्स की तरह एक्ट करता है। और यदि ये लाइम यदि एक्सेस में हुआ तो ब्रिक को मेल्ट कर देता है। मतलब जब आप ब्रिक को आप हीट करने लगेंगे, ब्रिक को जब हीट करने लगेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ब्रिक को मेल्ट करवा देगा। तो ये एक इसका है लाइम का। उसके बाद आपका एक है नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन आपका होता है 5 to 6% के बीच में। 5 to 6% के बीच में हमें रखना है। ये आपका रेडिश शेड देता है, रेडिश ब्राउन टिंज देता है आपके ब्रिक को रेडिश ब्राउन टिंज देता है। और ये हेल्प करता है फ्यूजन ऑफ लाइम एंड सिलिका, लाइम और सिलिका के फ्यूजन में हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमें लिमिट करना लेस देन 1% में। मैग्नीशियम ऑक्साइड लेस देन 1%, ये इम्पार्ट करता है आपका येलो टिंज और अवॉइड करता है श्रिंकेज को। यदि ये एक्सेस में हुआ तो ये ब्रिक को डिके करा देता है। यानी कि देखो, जो लाइम मेल्ट करवा रहा था, ऑक्साइड ऑफ आयरन वैसे कोई वैसा मेन इफेक्ट नहीं था, लेकिन आगे इसका ये होता है कि भाई ये डिसइंटीग्रेट ये भी कराता है आयरन पायराइट के रूप में जब रहता है, उसको हम हार्मफुल वाले में पढ़ लेंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका जो है वो डीके ऑफ ब्रिक्स कर रहा था यदि एक्सेस में था तो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स पे। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स में हमारा है लाइम आपका स्लैकिंग करवाएगा। स्लैकिंग मतलब वॉल्यूम आपका, एक्सेसिव वॉल्यूम उसमें इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हो सकता है ब्रिक। तो ये लाइम आपका स्लैकिंग करवाता है, जो कि सेम वहाँ पे आपका वहाँ भी करवा रहा था सीमेंट में भी। यहाँ उसके बाद आपका आ जाएगा आयरन पायराइट। आयरन पायराइट क्या होता है, यदि आपका ब्रिक अर्थ में है तो उसको वो ऑक्सीडेशन होता है। जब आप हीट करोगे ब्रिक को तो आप उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और फिर ब्रिक आपका डिसइंटीग्रेट होगा। आपका तीसरा हार्मफुल इंग्रेडिएंट है एल्कलीज।
तो एल्कलीज क्या करते हैं, एल्कलीज जो होते हैं एफ्लोरेसेंस करते हैं। एफ्लोरेसेंस मतलब जब आपका यदि एल्कलीज प्रेजेंट है तो आपने ब्रिक पे फिर मॉइस्चर आया तो फिर वो क्या होगा, उस वाटर को एल्कली उस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वो बाहर आ जाएगा और जब वाटर अब उड़ जाएगा तो ये एल्कली वहीं बाहर सरफेस पर रह जाएगा वाइट पैचेज के फॉर्म में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, ये एफ्लोरेसेंस हो गया। उसके बाद आ गया ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर यदि आपके हैं ब्रिक अर्थ में तो वो जब आप हीट करने लगेंगे तो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से डिकम्पोज होंगे तो गैसेस निकलेंगी तो पोर्स बनेंगे और ब्रिक को पोरस बना देंगे। इसकी वजह से स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। जो उसके बाद लास्ट आपका स्टोन और पेबल आपके क्या करते हैं कि नेट सेक्शन एरिया को कम कर देते हैं। इसकी वजह से पोरस रह जाता है और लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी घट जाती है। तो आपके क्या हो गए मेन इंग्रेडिएंट्स में आपके हो गए सलीम वाले, मतलब सलीम की तरह से ऐसे याद रखो, सलीम, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिलिका आपका है 50 से 60% के बीच में, एल्यूमिना आपका है 20 से 30% के बीच में, लाइम आपका है 4 से 5% के बीच में, आयरन ऑक्साइड है 5 से 6% के बीच में और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका है लेस देन 1% के बीच में। ठीक है, मेन आपका कहाँ याद रखना है, एल्यूमिना आपका प्लास्टिसिटी दे रहा था और सिलिका आपका दे रहा था उसको यूनिफॉर्म शेप और साइज और स्ट्रेंथ, ये सिलिका दे रहा था। ठीक है, और ये ऑक्साइड ऑफ आयरन आपका रेड कलर दे रहा था और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका येलो टिंज दे रहा था उसको। कलर मतलब टिंज से है, टिंज मतलब होता हल्का सा पिंच उसको। ठीक है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट में थे लाइम आपका सिलिका था, स्लैकिंग करवा रहा था, आयरन ऑक्साइड आपका ऑक्सीडेशन करवा रहा था, एल्कलीज एफ्लोरेसेंस दे रहे थे, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर ब्रिक को पोरस बना रहे थे, स्टोन पे और पेबल भी पोरस बना रहे थे। इसकी वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जा रही थी। ये तो आपकी हो गई ब्रिक के इंग्रेडिएंट्स की बात। अब हम इंग्रेडिएंट्स से चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। आपको इंग्रेडिएंट्स मिल गए, अब आप क्या करोगे मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, 4 ऑपरेशन होते हैं। पहला तो ऑपरेशन होता है हमें ब्रिक क्ले, जो ब्रिक अर्थ है उसको लेके आना, यानी ब्रिक क्ले को हमें प्रिपेयर करना है। और उसके बाद है हमें मोल्ड करना है उसको, मोल्ड करने के बाद हमें उसकी बर्निंग करनी है, मतलब ड्राइंग करनी है, और ड्राइंग के बाद फिर हमें बर्निंग करनी है। यानी ये 4 प्रोसेस हमें होंगे। तो पहला प्रोसेस हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो क्ले को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, सॉइल चाहिए। तो सॉइल कहीं से लेंगे तो आपको क्या करना होगा, सॉइल की पहले हमें अनसॉइलिंग करनी होगी, मतलब स्टार्टिंग की जो ऊपर की जो लेयर है उसको हमें, जिसमें वेजिटेशन वगैरह उसको हमें रिमूव करना होगा। तो पहले अनसॉइलिंग करनी होगी, ऊपर का लेयर को हटाना होगा। उसके बाद फिर डिगिंग करना होगा। डिग करने के बाद फिर हम उसमें स्टोन पेबल वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, तो उसको क्लीनिंग करनी होगी। और क्लीनिंग करने के बाद फिर जो हमारा क्ले बचा, क्ले की हमें बेदरिंग या सॉफ्टनिंग करनी है ताकि हम इजीली उसको मोल्ड कर सकें। तो हमें बेदरिंग या सॉफ्टनिंग या उसको मेलोइंग भी बोलते हैं या राइपनिंग भी बोलते हैं, यानी पकाना। तो उसको वेदरिंग बोल सकते हो या सॉफ्टनिंग बोल सकते हो या मेलोइंग या राइपनिंग, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें वेदरिंग हो गई। वेदरिंग में करते क्या हम उसको मतलब क्या कहते हैं, वाटर थोड़ा उस पर छिड़क के और उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दोगे पीरियड ऑफ टाइम में, तो अपने आप वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप उसको इजीली मोल्ड कर सकते हो। यदि आपको बेदरिंग नहीं करनी, क्योंकि बेदरिंग में क्या होता है, टाइम लगता है, बेदरिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। आपको बेदरिंग नहीं करना तो उसका अल्टरनेट प्रोसेस है टेम्परिंग। तो टेम्परिंग में क्या होता है, बेदरिंग में आपने नेचुरल होने दिया था, टाइम लग रहा था। टेम्परिंग में क्या होता है, हम वाटर ऐड करके हम उस क्ले को क्या करते हैं, वाटर ऐड करके क्ले को हम पगमिल एक होता है, उस पगमिल में हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। ठीक है, तो पगमिल में हम जो उसको रोटेट करते हैं तो क्या होता है, रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी उसकी अटेन हो जाती है। वाटर पहले ही ऐड कर दिया था, अब उसको फिर हमने घुमा दिया तो हमें रिक्वायर्ड सॉफ्टनेस या रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी हमें अटेन हो जाएगी और कम टाइम में हो जाएगी। तो टेम्परिंग आपका अल्टरनेट प्रोसेस है आपका बेदरिंग या सॉफ्टनिंग का। तो और एक प्रोसेस होता है इसके बीच में, इससे पहले होता है ब्लेंडिंग में क्या होता है, जो टेम्परिंग से पहले होता है। तो ब्लेंडिंग में क्या होता है, यदि आपका इंग्रेडिएंट्स, ये आपका जो क्ले है, क्ले में यदि कोई पार्टिकल आपके, मतलब कोई चीज़ आपका डेफिशिएंट है, मतलब कोई इंग्रेडिएंट कम पड़ रहा है या किसी की डेफिशिएंसी उसमें है, तो इस टाइम पे उसको उसमें डाल दिया जाता है, उसको उसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसे स्प्रेड कर दिया जाता है और उसके बाद फिर टेम्परिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यानी प्रिपरेशन ऑफ क्ले में हो गया आपका पहले अनसॉइलिंग, उसके बाद डिगिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका क्लीनिंग कर लेंगे, फिर बेदरिंग कर लेंगे, फिर ब्लेंडिंग और यदि आपने फिर उसके बाद टेम्परिंग। अब ये आपका क्ले प्रिपेयर हो गया तो आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है मोल्डिंग का।
तो मोल्डिंग में आप क्या करेंगे, मोल्डिंग में आप मोल्ड बने होते हैं, मोल्ड होते हैं आपके लकड़ी के भी मोल्ड हो सकते हैं और उसके अलावा भी और मोल्ड हो सकते हैं। तो अब उस मोल्ड से हमें क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड शेप का हमें ब्रिक बनाना है। तो मोल्डिंग आपकी दो तरह से हो सकती है, हैंड मोल्डिंग हो सकती है या मशीन मोल्डिंग हो सकती है। हैंड मोल्डिंग में भी दो टाइप हैं, आपके ग्राउंड पे आप मोल्ड कर सकते हो या तो फिर आप एक टेबल मोल्डिंग कर लो। तो और मशीन मोल्डिंग में भी दो तरह की मोल्डिंग है, नाम याद रखना है। मशीन मोल्डिंग में आपकी क्या है, प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग हो सकती है, मतलब क्ले को पहले से हमने रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी अटेन करा दिया है, उसके बाद फिर हम मोल्डिंग कर रहे हैं। या फिर ड्राई क्ले मोल्डिंग हो सकती है। तो ड्राई क्ले मोल्डिंग में क्या होगा, अभी हमने उसमें वाटर वगैरह नहीं ऐड किया है वैसा अलग से। तो ड्राई क्ले मोल्डिंग में क्या होता है कि हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करके हम उसको क्या करते हैं, रिक्वायर्ड मतलब उसके पार्टिकल्स को पास लेके आते हैं प्रेशर अप्लाई करके। तो यहाँ पे अपना टेम्परिंग वाला प्रोसेस जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो ये आपका ड्राई, यहाँ पे रिक्वायर्ड कोहेजन को हम अटेन करते हैं प्रेशर से द्वारा। तो ये होता है ड्राई क्ले मोल्डिंग से। जैसे से अब ग्राउंड मोल्डिंग से टेबल मोल्डिंग से प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग से ड्राई मोल्डिंग, जैसे जैसे आप इस तरह से नीचे आ रहे हैं, क्वालिटी आपकी ब्रिक की इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ये होता है। और आज आप मोल्ड आपका जो होता है, जाहिर तौर पर मोल्ड आप जो बनाएंगे, यदि आप एक्चुअल साइज़ आपको जो चाहिए, मान लीजिए 19x9x9 का चाहिए, उतना ही बड़ा मोल्ड बनाया, उसी मोल्ड का आपने वो बना लिया, उसी मोल्ड से आपने बनाया ब्रिक। तो क्योंकि अब ब्रिक में पहले कि जब आपने ब्रिक बनाया है उस समय कुछ वाटर ऐड करके बनाया है ना उसको, जब ये ड्राई होगा तो श्रिंक होगा, श्रिंक होने के बाद वो छोटा हो जाएगा ब्रिक। इसलिए हम क्या करते हैं, आपका जो मोल्ड का साइज़ होता है वो एक्चुअल ब्रिक के साइज़ से 8 से 12% बड़ा बना के रखते हैं। साइज ऑफ मोल्ड इज 8 to 12% मोर देन एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक टू अकाउंट फॉर श्रिंकेज। और एक चीज़ इसमें और मोल्ड की एक खासियत होती है कि मोल्ड में आप ऊपर जो होता है आइडेंटेशन, आप ब्रिक में देखोगे एक फ्रॉग कटा होता है, फ्रॉग या उसको आइडेंटेशन मार्क बोलते हैं। तो वो क्या करता है, मेन उसका पर्पज़ क्या होता है, एक चीज़ तो है कि उस पर लिखा रहता है उसका नाम, जो ब्रिक जिसका जो बनाता है, वो तो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है। मेन काम उसका ये होता है कि वो एक सीयर की तरह एक्ट करता है। सीयर की मतलब कि जब आप मैसनरी वर्क करते हो तो उसमें उस फ्रॉग में आपका मोर्टार फिल होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल आपका जो वर्टिकल स्ट्रेंथ तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो तो आ रहा होता है। लेकिन यदि आपका फ्रॉग नहीं होता तो क्या होता है, यदि आप लेटरल डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से यदि आप कोई लोडिंग लगा रहे हो, तो हल्की से लोडिंग लगा रहे होते, तो उसमें क्या होता, फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब शेयर स्ट्रेंथ उसका कम होता है, क्योंकि एक लेयर सीधी जाती फिर दूसरी लेयर के ऊपर सीधी जाती है। लेकिन ये शेयर की क्या करता है, ये थोड़ा सा डिप्रेशन में होता है। इसका मतलब जो इसमें मोटार भर जाता है तो एक की तरह बिहेव करता है। तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया आपका ज़्यादा हो जाता है। शेयर सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो आपका ट्रांसवर्स या लेटरल लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है शेयर की तरह एक्ट करना, आइडेंटिफिकेशन मार्क का, ठीक है। वो सेकेंडरी पर्पज़ है कि उस पर नाम लिखा होता है उसका जो बनाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं मोल्डिंग के बाद ड्राइंग पे। तो ड्राइंग आप मोल्ड कर लिया, तो अब उसको हमें क्या करना है, पहले ड्राई करना, मतलब कुछ मॉइस्चर को हमें कम कर लेना है, और तो ये ड्राइंग आपकी कैसे हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है बाई नेचुरली भी कर सकते हो या आर्टिफिशियली भी कर सकते हो। और इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो रिड्यूस हो जाता है अप टू 2% तक मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। हम इसके बाद इसमें ब्रिक को जो प्लेस करते हैं वो प्लेस कर सकते हैं हम एजेज पे, मतलब एक सरफेस होता है, एक सरफेस पे यानी फेस पे हम कर सकते थे या फिर एजेज पे करते, तो हम करते एजेज पे हैं। एजेज पे इसलिए करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम सरफेस एरिया आपका एयर के कांटेक्ट में रहे। मैक्सिमम सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो टाइम कम लगेगा और आपका प्रोसेस इकोनॉमिकल रहेगा। उसके बाद हमारा ये ड्राइंग का प्रोसेस हो गया। अब ड्राइंग में नेचुरली करोगे तो आपका कंट्रोल कम रहेगा, आर्टिफिशियली करोगे तो कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये प्रोसेस है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका ड्राइंग के बाद आपका आएगा बर्निंग। तो बर्निंग ही वो प्रोसेस है जो आपको स्ट्रेंथ या हार्डनेस ब्रिक में इम्पार्ट करेगा, मतलब जितनी स्ट्रेंथ या हार्डनेस आएगी वो आएगी आपकी बर्निंग की वजह से मेनली। तो बर्निंग आपका स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है, तब ब्रिक को ड्यूरेबल और डेंस बनाता है। अब इसमें बर्निंग में टेम्परेचर रेंज आपका जो होता है वो होता है 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे आपके एलुमिना और सिलिका जो होते हैं इस टेम्परेचर पे फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर आपका फिर स्ट्रेंथ और हार्डनेस दे रहे हैं। और इसमें भी हमें एक ऑप्टिमम लेवल तक ही बर्न करना है,
यदि आप ओवर बर्न कर देंगे तो ब्रिक आपका ब्रिटल हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने लगेगा। यदि आप अंडर बर्न रखेंगे तो अंडर बर्न में आपका ब्रिक आपका सॉफ्ट रहेगा और वीक हो जाएगा। ठीक है, तो बर्निंग भी आपको एक ऑप्टिमम लेवल तक ही करनी है। अब बर्निंग कहाँ कैसे होती है, बर्निंग में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके क्लैम्प में भी बर्निंग कर सकते हो, किल्न में भी बर्निंग कर सकते हो, और किल्न में भी तरह तरह के किल्न हैं। तो देखते हैं हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हम देखते हैं। तो क्लैम्प क्या होता है, क्लैम्प होता है आपका सबसे बेसिक चीज़ है। तो क्लैम्प में क्या है कि आपका ब्रिक को स्टैक करते हैं, कुछ लेयर ब्रिक को, उसके ऊपर फिर फ्यूल लेयर लगाते हैं, फिर ब्रिक को स्टैक करते हैं, फिर फ्यूल लेयर लगाते हैं। तो इस स्टैकिंग में क्या होता है, हम स्टैकिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं करते हैं, 15 डिग्री के एंगल पे करते हैं। 15 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल पे करते हैं। और एक साइड पे शॉर्टर वाल साइड पे हम एक ब्रिक वाल रखते हैं, ताकि उसको लोड को ले सके, जिसको इंक्लिनेशन की वजह से जो लोड आ रहा होगा दूसरे डायरेक्शन में उसको ले सके। ठीक है, अब इसका प्लान जो होता है ट्रेपेजॉइडल होता है। ट्रेपेजॉइडल में क्या होगा, एक शॉर्टर साइड होगा, एक लॉन्गर साइड होगा। तो शॉर्टर साइड की साइड पे आपका ब्रिक वॉल थी और 15 डिग्री एंगल पे इंक्लिनेशन था इसका। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 1 से 2 मंथ लगता है, 1 से 1 to 2 मंथ आपका लग जाता है। कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग ब्रिक बनेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम आपको दे रहे हैं आप इस बर्न करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका कंट्रोल नहीं है, बर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये आपका यूनिफॉर्म क्वालिटी ब्रिक नहीं बनेगा, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है आपका बर्निंग के ऊपर। और इरेगुलर शेप और साइज आएगा, मतलब कि नीचे वाली ब्रिक जो है उन पे ज़्यादा लोडिंग लग रही है तो वो छोटे रह जाएंगे, ऊपर वाले थोड़े सही साइज के रह जाएंगे। और ये इकोनॉमिकल है ब्रिक, इसलिए कि जब अच्छा मिल ही नहीं रहा है तो फिर क्या मतलब इकोनॉमिकल का ही, तो ये यूज भी कम होता है, लेकिन इकोनॉमिकल तो होता है। ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारा किल्न का। क्लैम्प के बाद हम चलते हैं किल्न पे। तो किल्न में क्या होता है, किल्न आपके भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट किल्न और एक होता है कंटिन्यूस किल्न। इंटरमीडिएट में क्या, आपका ब्रिक सप्लाई आपकी इंटरमीडिएट है, मतलब कि रुक के हो रही है, मतलब कुछ दिन हुआ ब्रिक सप्लाई, फिर रुका, फिर कुछ दिन हुआ, मतलब कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है, और मतलब इंटरप्ट हो रही है सप्लाई। कंटिन्यूस सप्लाई में आपकी अनइंटरप्टेड सप्लाई है, क्योंकि लोडिंग जो आपकी ब्रिक की ड्राइंग के प्रोसेस में क्या होता है, पहले लोडिंग करते हैं ब्रिक को, आपको लोड करोगे उसमें किल्न में, उसके बाद आपकी उसमें हीटिंग होगी, फिर बर्निंग होगी, फिर कूलिंग होगी, फिर अनलोडिंग होगी, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो आपके कंटिन्यूस में जो होती है ये सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, इसलिए आपका जो होता है ब्रिक आपको कंटिन्यूसली मिलता रहता है, तो आपकी सप्लाई यूनिफॉर्म रहती है, यानी कंटिन्यूस रहती है। तो इंटरमीडिएट हम पहले देख लेते हैं, इंटरमीडिएट किल्न में भाई कौन कौन से हैं। इंटरमीडिएट में 2 तरह के किल्न हैं, एक है अपराइट किल्न है और एक है डाउन ड्रॉट, अप ड्रॉट और डाउन ड्रॉट किल्न है। तो अप ड्रॉट में क्या होते हैं, अप ड्रॉट में आपका 2 मेन डोर होते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए 2 मेन डोर होते हैं, और इसमें फ्यूल बर्न होता है, नीचे फ्यूल बर्न होगा और ये टॉप तक जाएगा, नीचे फ्यूल बर्न होगा और ये राइज करके गैस इसका टॉप तक जाएगा, और टॉप तक जाएगा, फिर उसके हिसाब से आपकी बर्निंग होगी, मतलब कि नीचे से हीट करता हुआ बर्न करता हुआ जा रहा है, और ऊपर टेम्परेरी रूफ भी हो सकती है। लेकिन डाउन ड्रॉट में क्या होता है, डाउन ड्रॉट में क्या है कि ऊपर परमानेंट रूफ है, और ऊपर फिर परमानेंट रूफ है और सेंट्रल चिमनी भी लगी हुई है। तो अब इसमें क्या होगा, गैस पहले ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर आपकी रूफ से नीचे आएगा, रूफ से टकरा के नीचे आएगा, और नीचे आते समय फिर ये हीटिंग करेगा। ठीक है, और इसमें अब कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, गुड बर्निंग होगी। ठीक है, क्योंकि नीचे से वापस आके नीचे आते समय वो उसको हीटिंग कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो इसकी अप ड्रॉट से अच्छी बर्निंग हो जाएगी यहाँ पे डाउन ड्रॉट में। तो ये 2 किल्न आपके हो गए, ये बड़े लेस इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछे नहीं जाते, बस इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद ये कंटिन्यूस वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस में क्या है, आपका बुल ट्रेंच है, हॉफमैन है, टनल है। बुल ट्रेंच आपका जो होता है, ये होता है रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, या सर्कुलर भी हो सकता है, या ओवल शेप का भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर, सर्कुलर या ओवल किसी भी प्लान का हो सकता है, मतलब इसका प्लान। और ये आपका एक्सकेवेशन में भी है, इसको आप या तो आप पार्सली एक्सकेवेशन में रख लो या फुली एक्सकेवेशन में रख लो, दोनों आपके सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन इसका हो सकता है, या तो फुल एक्सकेवेशन में या पार्शियल एक्सकेवेशन में। और इसमें 2 सेट ऑफ मूवेबल, बुल ट्रेंच में आपके 2 सेट ऑफ मूवेबल चिमनी होते हैं।
2 सेट ऑफ मूवेबल चिमनी होते हैं, जिसके हिसाब से हम उसी को क्या कहते हैं, चिमनी को हम मूव करवा के हम क्या करते हैं, उसको मूव करवा के हम बर्निंग और हीटिंग को इंश्योर करते हैं। बर्निंग टू हीटिंग प्रोसेस, प्री हीटिंग प्रोसेस को हम इंश्योर करते हैं, ठीक है। और आपका ये जो एक चिमनी जो होगा वो प्लेस होगा 1 सेक्शन अहेड ऑफ बर्निंग, मतलब हम जो चिमनी प्लेस करेंगे जहाँ आपकी बर्निंग हो रही है, जहाँ आपकी बर्निंग होनी है उसके 1 सेक्शन अहेड प्लेस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी प्री हीटिंग भी होती रहे, ठीक है, प्री हीटिंग भी होती रहे। और क्वालिटी आपकी जो ब्रिक होती है यहाँ पे बेटर होती है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या होता है, कंपैरेटिवली लेस होता है, क्योंकि इसमें एक ही दिन में बर्निंग से कूलिंग प्रोसेस तक एक ही दिन में सारा कुछ हो रहा होता है। उसके बाद हमारा आता है हाफमैन में आपका जो प्लान होता है वो होता है सर्कुलर शेप का होता है, लेकिन यहाँ पे जो चिमनी उमनी है फिक्स है, आपकी एक फिक्स सेंट्रल चिमनी है और ये हमेशा ग्राउंड के ऊपर ही रहता है, ये एक्सकेवेशन में नहीं रहता, ग्राउंड के ऊपर रहता है, एक फिक्स सेंट्रल चिमनी होती है। और ये ऑपरेट कैसे होता है, वहाँ तो आप चिमनी को बुल ट्रेंच में चिमनी को मूव करके ऑपरेट करवा रहे थे, यहाँ ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के डोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो डोर्स कैसे होते हैं, उन डोर को हम ओपन और क्लोज करके हम डिफरेंट सेट ऑफ डोर्स को हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 4 तरह के डोर होते हैं, मेन डोर होता है, कम्युनिकेशन डोर होता है, रेडियल फ्लू डोर होता है और फ्यूल डोर होता है। अब इसके सबके मतलब तुम्हें जानने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आता भी नहीं है। बस 4 तरह के डोर होते हैं, मेन डोर, कम्युनिकेशन डोर, रेडियल फ्लू डोर और फ्यूल डोर, कुछ के तो नाम से पता है आपको। और जैसे मेन डोर आपकी लोडिंग अनलोडिंग की हो जाएगी, फ्यूल डोर आपके फ्यूल के लिए हो जाएगा, रेडियल फ्लू डोर आपको फ्लू गैसेस के पास होने के लिए हो जाएगा, कम्युनिकेशन डोर आपको एक से दूसरे में गैस को पास होने के लिए हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी होती है ये तुम्हारी बुल ट्रेन से अच्छी होती है, बुल ट्रेन से ज़्यादा कैपेसिटी का होता है, और यहाँ पे ब्रिक भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो आप जैसे आप यहाँ से आ रहे थे, आप चल के आ रहे हैं, जैसे आप क्लैंप से लेके आप बुल ट्रेन यहाँ पे हाफमैन तक जब तक आ रहे हैं, क्वालिटी आपकी इंक्रीज होती जा रही है, मतलब कि क्लैंप से अच्छी आपकी क्वालिटी होगी, अप ड्रॉट से डाउन ड्रॉट में अच्छी होगी, डाउन ड्रॉट से बुल ट्रेंच में अच्छी होगी, बुल ट्रेंच से तुम्हारी हाफमैन में अच्छी होगी। तो मतलब क्वालिटी कंसिस्टेंटली आपकी इंक्रीज होती जा रही है। अब एक किल्न होता है टनल किल्न में क्या होता है, हम एक कन्वेयर बेल्ट पे आपका ब्रिक चलता रहता है, मतलब यानी कि आप यहाँ पे तुम्हारे जो होते हैं ऑपरेशंस स्टेशनरी होते हैं और ब्रिक आपका मूव कर रहा होता है कन्वेयर बेल्ट पे। बाकी सब में क्या था, ऑपरेशन आपके स्टेशनरी नहीं थे, ऑपरेशन मूव कर रहे थे और आपके ब्रिक एक ही जगह पे था। यहाँ पे ब्रिक मूव करेगा और ऑपरेशन स्टेशनरी रहेगा, मतलब एक जगह लोडिंग हो रही होगी, उसके बाद कुछ जोन तक हीटिंग हो रहा होगा, उसके बाद कुछ जोन तक आपका बर्निंग हो रहा होगा और फिर कुछ जोन तक कूलिंग हो रहा होगा, फिर आगे चल के अनलोडिंग हो जा रहा होगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलने लगेगा। ये इकोनॉमिकल तब होता है जब आपको लार्ज स्केल पे करना हो प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट है, बाकी स्मॉल स्केल पे ये अनइकोनॉमिकल होगा। ये तो आपके हो गए बर्निंग के प्रोसेस हो गए कि बर्निंग कैसे करनी है। तो आपका ये पूरा बन गया कि भाई ब्रिक कैसे बनाना है। ब्रिक बनाने में क्या था, पहला प्रोसेस क्या लग रहा था, पहला प्रोसेस आपका लग रहा था प्रिपरेशन ऑफ क्ले। पहला था आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले, दूसरा आपका था मोल्डिंग, तीसरा था ड्राइंग, चौथा था आपका बर्निंग। अब आ जाते हैं हम टेस्टिंग ऑफ ब्रिक पे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसके रिजल्ट क्या क्या रहने चाहिए ये है। बाकी टेस्टिंग आपको पता है कि क्या क्या टेस्ट करेंगे, डायमेंशन टॉलरेंस का टेस्ट होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, एफ्लोरेसेंस का टेस्ट होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होता है। ये सब टेस्ट होते हैं आपके। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के टेस्ट में हमें क्या देखना होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में 24 आवर वाटर एब्जॉर्प्शन हम करते हैं टेस्ट इसका। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के टेस्ट में हमें देखना होता है कि यदि फर्स्ट क्लास ब्रिक है, आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 20% ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और यदि आपका सेकंड क्लास ब्रिक है तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 22% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, 22% ऑफ ड्राई वेट। सेकंड वाले की 22% ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट वाले की 20% ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, और यदि थर्ड क्लास ब्रिक होती तो 23% ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक की 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको आपको टेबल याद रहनी चाहिए कि फर्स्ट क्लास की 20% मैक्सिमम है वाटर एब्जॉर्प्शन, सेकंड की 22, थर्ड की 23, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक की 25, और ये है 24 आवर इमर्शन के लिए। ये सारे ड्राई वेट के टर्म में हैं। और स्ट्रेंथ के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मिनिमम होना चाहिए फर्स्ट क्लास वाले का 10.5 MPa, मतलब 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेकंड वाले का 7, थर्ड वाले का 5, और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का होता है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट का 10.5, सेकंड का 7,
थर्ड का 5 और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का 3.5, ठीक है। तो ये हो गए वाटर एब्जॉर्प्शन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। एफ्लोरेसेंस में क्या है, एफ्लोरेसेंस वाला रिजल्ट में क्या होना चाहिए कि आपकी 24 घंटे के इमर्शन के बाद कोई साइन ऑफ स्टेनिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब नो स्टेनिंग हो आपका उस पर, ठीक है, एफ्लोरेसेंस में। लेकिन एफ्लोरेसेंस को स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए हमें ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये एक चीज़ ये होता है कि मतलब मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका कोई कॉमन बिल्डिंग ब्रिक दिया है तो कम से कम मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तो होनी चाहिए। और एक चीज़ ये होता है कि यदि आप 1 मीटर से ड्रॉप कर रहे हैं आप किसी हार्ड सरफेस पे 1 मीटर से ड्रॉप कर रहे हैं तो ब्रेक नहीं होना चाहिए पीसेस में, शूडंट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन ड्रॉप फ्रॉम 1 मीटर हाइट ऑन हार्ड सरफेस। ये चीज़ होता है। ये आपका क्या टेस्ट हो जाएगा, ये उसके क्या हो जाएगा, टफनेस का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही तो है इम्पैक्ट लोडिंग लगेगी यदि आप नीचे गिरेगा अचानक से। तो ये आपका हो जाएगा कि भाई 1 मीटर यदि 1 मीटर से आप ड्रॉप कर रहे हैं तो हार्ड सरफेस पे तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये सब फील्ड टेस्ट हैं इसके। और यदि आप फिंगर नेल से उसको स्क्रैच कर रहे हैं तो आपका स्क्रैच नहीं आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं आना चाहिए फिंगर नेल से। और यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए उसका, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि आपको तोड़ के देखें तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी वाइड। और यदि आपको 2 ब्रिक को आप यदि टकराएं एक दूसरे से तो क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। ये सारी जो है आपकी फील्ड टेस्ट है, मतलब कि फील्ड में आप जाके अचानक से मतलब आपने देखना चाहा कि हाँ भाई ब्रिक सही है कि नहीं, आपको पूरे टेस्ट की ज़रूरत नहीं, इतने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। और यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए, कलर होना चाहिए, ये सब हो गए, चेरी रेड कलर होना चाहिए। और ये टेस्टिंग ऑफ ब्रिक जो है ये इसका जो कोड है ये हो 3495। कोड भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे कोड डायरेक्ट पूछे जाते हैं कोड के नाम की किसके लिए है। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक के लिए कोड है आपका 3495, ठीक है। आपका साइज़ कौन कौन से ब्रिक के होते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ जो होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। और कन्वेंशनल ब्रिक का आपका जो होता है वो होता है 23 × 11.4 × 7.6 सेंटीमीटर, मतलब 23 सेंटीमीटर × 11.4 सेंटीमीटर × 7.6 सेंटीमीटर। और इसी पे यदि आप मोटर ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 25 × 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये उसके सोलिंग वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइज जो कन्वेंशनल ब्रिक है तो आपको याद ही होगा। अब इसका जो डेंसिटी होता है ये होता है 1800 kg पर मीटर क्यूब होता है। एक ब्रिक का वेट लगभग होता है 3 to 3.5 kg। और जो ब्रिक होना चाहिए एटलीस्ट टेबल मोल्डेड और फ्री फ्रॉम क्रैक एंड यूनिफॉर्म ब्राइट कलर होना चाहिए उसका, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो डिफेक्ट में हम देख लेते हैं। डिफेक्ट में एक होता है ब्लोटिंग, जो आपके इसमें डिफेक्ट आते हैं उसमें एक होता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग में क्या होता है, फूल जाता है आपका ब्रिक, क्योंकि क्या होता है कि कार्बन या सल्फ़र की वजह से क्या होता है, वो स्पॉन्जी सोलन मास, उस पर एक स्पॉन्ज जैसा उसके ऊपर सरफेस पे स्पॉन्ज जैसा आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है ब्रिक फूल जाता है, तो उसी को हम ब्लोटिंग बोलते हैं। और चफ क्या होता है, चफ होता है जब आपका हॉट ब्रिक है, हॉट ब्रिक पे जब रेन वाटर गिरता है तो उस पर क्या होता है स्मॉल क्या होते हैं डिप्रेशंस बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं चफ। ब्लिस्टर क्या होता है, ब्लिस्टर होता है कि जैसे सीवर पाइप आपके होते हैं, तो सीवर में क्या होता है कि सीवर पाइप यदि आपका है तो उसमें यदि एयर इम्प्रेजेंट हो जाता है, मतलब मोल्डिंग के टाइम पे यदि उसमें इम्प्रेजेंट हो रहा है, यानी एयर रह जा रहा है उसमें, क्या कहते हैं आपके ब्रिक में, तो उसकी वजह से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। एंड ब्लिस्टर्स मतलब फफोली टाइप के जैसे, तो वो ब्लिस्टर्स उसको होते हैं। ये सीवर पाइप्स वगैरह में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब झम ब्रिक क्या होता है, झम ब्रिक वो होता है जब आपका ओवरबर्न्ट हो जाता है ब्रिक, तो फिर उसमें झम ब्रिक उसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपके हो गए कुछ डिफेक्ट्स वगैरह हो गए जो इंपॉर्टेंट थे, सारे नहीं कवर कर रखें, बाकी सारे आपको ऐसे याद होंगे नाम से। और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स वो होते हैं जिनके हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस होता है। हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस होता है तो ये ब्रिक आपके जो यूज होंगे फर्नेस लाइन, मतलब जो आपके जो फर्नेस होते हैं हाई टेम्परेचर पे जो आपके ऑपरेट करते हैं फर्नेस, उन फर्नेस की लाइनिंग में यूज होगी, क्रूसिबल्स में यूज होगी, ये सब, ठीक है। और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इसका और भी कम होता है, 4 से 10% के बीच में होता है। और स्ट्रेंथ इसका ग्रेटर देन होता है 32.5 MPa, ठीक है। ये हो गया रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का। अब आ जाते हैं हम कि सिलिका या मैग्नीशिया यदि हम इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है। यदि आप परसेंटेज ऑफ सिलिका को इंक्रीज करते हैं तो आपका रेसिस्टेंस अगेंस्ट एसिड बढ़ता है। और यदि आप इंक्रीज करते हैं मैग्नीशिया का परसेंटेज को तो आपका रेसिस्टेंस अगेंस्ट बेस बढ़ता है। और यदि आप इंक्रीज करते हैं एल्यूमिना और क्रोमाइट
तो आपका न्यूट्रल ब्रिक फॉर्म होता है। मतलब आपको न्यूट्रल ब्रिक बनाना है तो आपको इंक्रीज कर दो परसेंटेज आप एल्यूमिना और क्रोमाइड का इंक्रीज कर दो तो आपको क्या बन जाएगा, न्यूट्रल ब्रिक बन जाएगा। आप सिलिका का परसेंटेज इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस अगेंस्ट एसिड बढ़ेगा, मैग्नीशिया का परसेंटेज इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस अगेंस्ट बेस बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपकी हो गई ब्रिक की। अब ब्रिक में आपका जो बची पोर्शन है, आपका ब्रिक मैसनरी वाला पोर्शन, ये हम कल करा देंगे। आज के लिए इतना रखते हैं कि आपके ब्रिक के जो इंपॉर्टेंट टेस्टिंग थे, आपको गुड क्वालिटी ब्रिक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और इसका ब्रिक का प्रिपरेशन क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है और इंग्रेडिएंट, आज हमने ये ब्रिक का कवर कर लिया। कल हम ब्रिक मैसनरी कर देंगे और फिर एग्रीगेट कर लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम ऐसा करके सारा ही कंप्लीट कर देंगे पूरा। 3-4 लेक्चर लगेगा, 4 लेक्चर लगेगा मुझे पूरा आपको बीएमसी करवाने में। इसके बाद आपको सिर्फ करना ये है कि इसके आईएएस मास्टर के एसएससी जेईई की जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है उसको आप बढ़िया से लगा लीजिए। कम से कम 80% तक तो 80-85% तक आपके कवर हो जाएंगे और बाकी जो क्वेश्चंस आपके बचेंगे उसमें 15% या 20% क्वेश्चन बचेंगे, उनको आपको पूरा थॉरली पढ़ लेना है सॉल्यूशन के साथ। उससे क्या होगा, आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा और आपको अच्छी फीलिंग आ जाएगी इसमें कि आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो आज से विदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।